बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है। आप पॉडकास्ट पे डॉक्टर अतर महमूद देख रहे हैं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट को लाइक करने का और अपने कमेंट्स लिखने का। हमारा आज का मौजू जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वालों से। उसकी वजह ये है कि हमने ना ये डिसाइड किया है कि क्योंकि हमारा जो मरीज़ है कई दफ़ा सिम्टम रिलेटेड सवाल करता है, मसाइल रिलेटेड। तो आज का टॉपिक बेसिकली है एक्यूट चेस्ट पेन या शदीद सीने का दर्द जिसके साथ मरीज इमरजेंसी में आता है। और आज के लिए हमने डिस्कशन के लिए जिनको बुलाया है उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर शफीक साहब। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक साहब एक इस्लामाबाद के बड़े सरकारी इदारे में एज ए प्रोफेसर काम करते हैं और अपने नाम की मुनासबत से इंतहाई शफीक इंसान है। मेरे तो सीनियर हैं, शफीक उस्ताद भी हैं और शफीक डॉक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम आपका बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आने का। शफीक साहब से डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स या शुमारियात हमारे पास पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा नहीं है। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वहाँ पे कुछ 100 मिलियन पेशेंट जो है वो एक्यूट चेस्ट पेन या शदीद सीने के दर्द के साथ इमरजेंसी के अंदर लैंड करता है। उसमें से 10 से 15% यूजली दिल के मरीज होते हैं। और उस 10-15 मरीज के अंदर जिनकी इमरजेंसी होती है वो भी सिर्फ 10 से 15% होते हैं। तो एक बात जो जरूरी है वो ये है कि हमने पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या मरीज दिल का मरीज है जो सीने के दर्द के साथ आया है, और अगर किसी और बीमारी का मरीज है तो उसके हिसाब से उसका फैसला करना है, उसको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भेजना है। एक बात यहाँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कई दफा बुक्स में भी लिखी नहीं होती वो ये होती है कि बीमारियां ओवरलैप भी करती हैं। किसी शदीद चेस्ट पेन के साथ मरीज जो है ना हो सकता है उसको हार्ट अटैक भी हो, साथ में उसको पेप्टिक अल्सर भी हो, तो दोनों चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। इसलिए अपने जो आपके हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, क्लिनिकल थ्रेशोल्ड को लो रखना बड़ा ज़रूरी है। और हम जो इनसे आज बात करेंगे वो मुख्तलिफ सिनेरियोज में करेंगे क्योंकि एक बड़े अस्पताल, एक बड़े कार्डियक हॉस्पिटल में ये काम करते हैं। सरकारी अस्पताल है जहाँ पर कार्डियक हर फैसिलिटी अवेलेबल है, एंजियोग्राफी से एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी तक। तो पहले तो हम ये से पूछेंगे कि सर अगर जो मरीज शदीद चेस्ट पेन के साथ एक बड़े अस्पताल में आता है उसकी मैनेजमेंट और उसका डिफरेंशियल यानी कि दूसरी अलामात को अगर हम अलग करते हैं और दूसरी बीमारियों को अलग करते हैं तो उसका मैनेजमेंट किस तरह है। हाँ, और अगर ये प्रूव हो जाता है ये कार्डियक है तो उसको कैसे प्रोसीड किया जाता है, ये कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो पहले तो स्टैंडर्ड सिनेरियो टर्शियरी केयर सेंटर जहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी हो। तो सर फिर हमें बताइए कि एक मरीज शदीद चेस्ट पेन के साथ, शदीद सीने में दर्द के साथ अगर आपके जिस बड़े अस्पताल में आप काम करते हैं, सरकारी अस्पताल में, अगर वहाँ पे इमरजेंसी में आता है तो फिर हम कैसे प्रोसीड करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर अतर। मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने एक अच्छे टॉपिक पे आज चुना है। आपने खुद ही बता दिया कि ये अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 वर्ल्ड ओवर जो है स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि ये नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 ज़रूर है कि जो हमारी ईआर के जो पेशेंट्स की जो विजिट्स हैं उनमें। और ये एक तो बातें मैं अपने असाज़ा की भी कोट करूंगा। एक तो वो कहते थे कि हर जो सीने का दर्द है उसको अगर आपको खुदा न खास्ता हो गया है तो परेशान नहीं होना। और दूसरी बात यह है कि अगर सीने का दर्द कुछ देर रह गया है तो फिर उसको इग्नोर नहीं करना। फौरी तौर पे जो भी आपकी करीबी हेल्थ फैसिलिटी है वहां पे जरूर पहुंचिए। मैं माजरत चाहता हूँ कि अभी आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं उससे जरा जी जरूर पीछे चला गया हूँ। ठीक है। मैं नहीं समझूंगा कि एक ऐसा पेशेंट कि जो फर्ज करें कि सहाला में है, एक मिसाल दे रहा हूँ जी, यहाँ कहीं और टर्शरी केयर किसी बड़े हॉस्पिटल से दूर बैठा हुआ है, उसको चेस्ट पेन हो गया है तो वो सिर्फ सीधा वहीं पे दौड़ लगाए कि जी मैं एक टर्शरी केयर में ही लैंड करूंगा। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो सिनेरियो आपको दिया है ना वो पहले हम उससे शुरू करेंगे स्टैंडर्ड से। इस्लामाबाद के रिहायशी है और आपके अस्पताल में पहुंचा है। वो जो दूसरे सिनेरियो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। चलिए जी मैं उस तरफ आता हूँ जी। इस्लामाबाद में जी पेशेंट लैंड कर गया है हमारी एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आ गया चेस्ट पेन के साथ। आप खुद बता चुके हैं कि ये जो टोटल जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें से मैं बहुत बड़ी फिगर भी दूं तो 20% के करीब कार्डिक इसमें इमरजेंसी होगी। जो कार्डिक जो उनका चेस्ट पेन होगा वो दिल की वजूहात में से आ रहा होगा। और जो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होंगे उनके अदर काजेज होंगे कि जो अपार्ट फ्रॉम
हार्ट प्रॉब्लम जो है उनके बाकी जो मसाइल हैं वो भी चेस्ट पेन दे सकते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि हर जो दर्द जो सीने में हो रहा है वो दिल की वजह से नहीं होता। हाँ, चंद एक ऐसे दर्द जरूर होते हैं कि जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिनमें से एक दिल का दर्द भी है। तो इसलिए हम टॉप प्रायोरिटी पे उसको, हमारी ये कोशिश ये होती है कि इसके जो ऐसी काज को एक्सक्लूड या इंक्लूड करें कि ये क्या ये दर्द जो है हार्ट की वजह से हो रहा है या कि ड्यू टू सम अदर रीजन हो रहा है। हम सारी जी के हमारी आदत बन गई है कि कुछ, ये मेरा ख्याल है कि हमारी ऑडियंस तो जनरल पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ इंग्लिश के अल्फाज और कुछ हमारे टेक्निकल अल्फाज जो निकलेंगे तो मैं उसके लिए वो पेश मेरा करना चाहूँगा। जहाँ पर आप कोई बहुत ही मुश्किल वर्ड हुआ ना, मैं आपको कहूंगा कि उसको जरा उसका तशरीह करना है जैसे। तो तो आते ही हमारा ये होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि पेशेंट को फौरी तौर पे रिसीव किया जाए, और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि विद इन 10 मिनट ऑफ हिज अराइवल उसकी ईसीजी, एक ब्रीफ हिस्ट्री और एक जो मोटा मोटा सा जो उसका क्लिनिकल ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है वो कर लिया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए, और उसमें देख लिया जाए कि क्या ये जो दर्द की जो नीयत है, कुछ ऐसे फीचर में हिस्ट्री जो होती है वो सजेस्ट कर रही होती है कि क्या ये दिल का दर्द है या किसी और वजह से आ रहा है। उसको फिर हम सप्लीमेंट करते हैं अपनी assumption को, अपनी डायग्नोसिस को विद द एग्जामिनेशन, और उसके बाद ईसीजी हमारा एक बहुत बड़ा टूल होता है। बास का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही हमारे लिए काफ़ी होता है कि वो उसमें ईसीजी में ऐसी टिपिकल चेंजेस आ गई हैं कि वो दिल का दौरा पड़ गया इसको या उसको एंजाइना हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फौरी तौर पे ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। जो हार्ट अटैक है उसका भी फौरी ट्रीटमेंट चाहिए, एंजाइना है फौरी ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा सर, हम हार्ट अटैक पे बाद में आते हैं, पहले हम ना डिफरेंशियल डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या वजूहत हो सकती हैं। जी तो एक तो अक्सर मरीजों को बहुत सारी बातें पता नहीं होती, जैसे एओर्टिक डिसेक्शन है, एक बड़ी शरीयान का फटना या उसके अंदर कोई क्रैक आना, जो समझ लें। तो हमें पहले तो हम आखिर में हम कार्डिक पे जाएंगे, पहले हमें एओर्टिक डिसेक्शन की अलामात और उसका जो इनिशियल मैनेजमेंट वो बताइए। सादा सी बात यह है जी कि इसमें जो जो भी हमारे ये स्ट्रक्चर सीने में हैं, हर स्ट्रक्चर में से पेन आ सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्किन, स्किन के नीचे बोन है, बोन से भी आ सकता है, स्किन से भी आ सकता है। बोन्स के नीचे जो है वो एक वो झिल्ली होती है जो फेफड़ों के ऊपर होती है, ये वहाँ से भी आ सकता है। फेफड़े जो हैं अगर उनमें कोई बीमारी हुई है जो जिन्होंने उस ऊपर वाली झिल्ली को भी मुतासर कर दी है तो वहाँ से भी पेन आ सकता है। उससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, सेंटर में वो जो आपकी खुराक की नाली जब पड़ी हुई है, खुराक की नाली के कोई मसले हो गए हैं जैसे गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर है, या वो नाली की अपनी सोजन है, या उसका उस नाली का भी, जैसे आपने वो शहरक की बात की है, उसकी डिसेक्शन हो सकती है, तो ये भी रप्चर हो सकता है। एसोफेगस का भी वो भी पेन कर सकता है। और ये जो है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हम शुरू करते हैं ना, क्योंकि ये हम डिफरेंशियल बड़ी इंपॉर्टेंट है जी जी कि बिल्कुल। अगर डिसेक्शन हो से तो मरीज किस तरह प्रेजेंट करता है। मरीज ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इमरजेंसीज मैनेज कर रहे जी हैं उनके लिए भी बड़ा है। जी बिल्कुल, हम मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जूनियर डॉक्टर्स को भी कवर करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम, मेरा हाँ, अपना पब्लिक ज़ाती को तौर पे जरूरी ख्याल है कि हमारी जनरल पब्लिक को जो जी अगर ये मैसेज जाए तो वो ज़्यादा अच्छा मैसेज बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और उनकी अवेयरनेस हो जाए। तो डॉक्टर्स के तो टीचिंग सेशन चलते रहते हैं, लेकिन साथ आपकी बात बिल्कुल बजा है कि उनको भी हम कुछ ना कुछ टच करते रहेंगे। देखिए ये जो एओर्टिक डिसेक्शन है, इसमें पहले तो उसके चंद एक जो है ना कि हम उसकी जब हिस्ट्री पे जाते हैं तो कुछ प्रोसीडिंग चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, एल्डरली पेशेंट में एओर्टिक डिसेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ उसको कोई कोई जोड़ों के मसाइल हैं, कोई वास्कुलाइटिस के जो जो रोगों के जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हैं, तो उनमें उसके चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ एओर्टा का किसी की वजह से डायलिटेशन हो गई है, उससे है, एंकलोजिक स्पॉन्डिलोलिटिस है। तो मतलब बेशुमार ऐसी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हिस्ट्री इज हिस्ट्री बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। है और जो पेशेंट की जो डिस्क्रिप्शन में जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूजुअली ये जो एंजाइना का पेन होता है, कि जो एंजाइना को मैं जनरल डॉक्टर से समझने की जनरल पब्लिक के लिए, कि जब वो ऐसा दर्द जो दिल से उठे कि जब उसको हार्ट को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड मिल ना रहा हो, या तो उसकी सप्लाई का इशू हो गया है या डिमांड बढ़ गई है हार्ट में ब्लड की,
तो दोनों सूरतों में रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड हो जाएगी, जो कि दर्द का काज करेगी, और उसी को हम एंजाइना कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंजाइना होगा वो यूजुअली आस्ता आस्ता स्टार्ट लेगा, और उसके कुछ एक्टिविटी से उसको वो एग्रीवेट करेगा, रेस्ट पे वो थोड़ा बेटर हो जाएगा यूजुअली, बट नॉट ऑलवेज। इट कैन बी सडन इन ऑनसेट एज वेल, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये ग्रेजुअल होगा। जबकि ये एओर्टिक डिसेक्शन में इट्स क्वाइट एक्यूट और स्पॉन्टेनियस इन नेचर, कि ये फौरी तौर पे मरीज अच्छा खासा होगा, एकदम उसको शदीद दर्द निकलेगा, यूँ होगा कि जैसे कुछ सीना काट रहा है। इसको वो एक वर्ड यूज होता है जी, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा उसको, शदीद दर्द। और इसकी रेडिएशन होगी, या तो वो बैक की तरफ भी जा रहा होता है और बात कंधों की तरफ भी जाता है। तो ये जो है शदीद दर्द होना, अचानक होना, बैक की तरफ उसका फैलाव होना, कंधों, ये जो जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट जो होता है इसकी तरफ जाना, कि ये हमारा जो ना हाई सस्पिशन होगा कि उसको कहीं एओर्टिक डिसेक्शन तो नहीं हो रहा। एग्जामिनेशन पे चले जाएंगे तो यूजुअली उसमें हमें ब्लड प्रेशर भी फिर लो मिलेगा। बात का हमें दोनों साइड्स की जो पल्सेस हैं उनमें भी फर्क आना शुरू हो जाता है। एग्जामिनेशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट, जी जी बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब हमें थोड़ा सा बाकी जो इसके काजेज हैं चेस्ट पेन के, ये चंद एक जो बातें हैं वो अगर वो साथ मिल रही हैं तो हमारा जो सस्पिशन होगा एओर्टिक डिसेक्शन का वो काफी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए हम आगे चलते हैं इसी तरह। और इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। आल्दो कि ये इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इसका एक जो है कि प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस, क्विक डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलती अगर थोड़ा सा इसमें गलती होगी तो इट्स अगेन एज फैटल, रादर मोर फैटल देन हार्ट अटैक। अच्छा चलिए सर, ये तो हो गया एओर्टिक डिसेक्शन या वैस्कुलर हम कह लें, जो शरीयानों से रिलेटेड है दिल के अलावा। अच्छा, अब हम पल्मोनरी लंग्स पे जैसे आपने बताया, फेफड़ों के बताया, नमोनियाज और प्लूरिटिक चेस्ट पेन जो उनके उनके थोड़े डिफरेंट, उसमें भी उसी तरह हिस्ट्री डिफरेंट होगी। जैसे मरीज़ जो है कहेगा कि जी बुखार था, खांसी थी, या एल्डरली होगा, या और एग्जामिनेशन पे जो है उसको फाइंडिंग्स मिलेंगी, ईसीजी नॉर्मल होगी यूजुअली, और अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो आपकी उसकी फाइंडिंग्स मिलेंगी। और अगर पल्मोनरी से आगे चले, वो जैसे आपने बताया खुराक की नाली का, वो बताएं तो ये इसको मैं थोड़ा सा और जी, जो आप बताइए। ये जो आपके जो पल्मोनरी अभी आपकी इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा कैच ये होता है कि यूजुअली इसकी जो प्रेसिपिटेशन है इंस्पायरेशन के साथ होती है। मरीज अगर लंबा सांस ले रहा है, खांस रहा है, तो पेन उसका बढ़ जाएगा, जो यूजुअली कार्डिक में नहीं होता, जो यूजुअली कार्डिक में नहीं होता। ठीक है, कार्डिक में एक्टिविटी से बढ़ेगा, जबकि इसमें हमारी जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने का अमल है, इससे उसकी पेन को होगा फर्क पड़ेगा। इसीलिए एक बहुत ही, जैसे कि हमने जब पल्मोनरी काजेस की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काज जो है इसका वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथ्रैक्स हमारी ज़बान में जिसको कहा जाता है, कि जो हमारे जो फेफड़े होते हैं उसका कुछ हिस्सा फट जाता है, तो उसमें से जो जो उसके जो एयर पाइप, सादा की बात है कि जो विंड पाइप्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, और उनमें से हवा लीक होना शुरू हो जाती है। वो जो अंदर झिल्ली और फेफड़ों के दरमियान में जमा होना शुरू हो जाती है। इंसान जो ही वो अंदर ब्रीद इन करता है, वो हवा बाहर निकल के उसमें फर्दर अकुमुलेट हो जाती है। तो ये दिस इज अगेन अ वेरी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो इसको भी हमें क्विकली जो है उसी वक्त डायग्नोज करके फौरी तौर पे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसमें भी हिस्ट्री और फिजिक्स एग्जामिनेशन बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लंबा पतला आदमी जैसे होते हैं यूजुअली चांस ज्यादा तो यंग लोगों में होता है। टर्नर्स कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, उसके अंदर इसमें बड़ा चांस होता किसी है। को पुरानी टीबी की हिस्ट्री चल रही है, उसमें वो जो ठीक है उसके कोई सीओपीडी की हिस्ट्री है, एम्फिसेमेटस जिसको हम कहते हैं, एम्फिसीमा वगैरह को लंग है, तो उनमें बहुत सारे वो बुली जो उसको हमारी टेक्निकल वर्ड में। इसमें हम एक चीज मिस करते हैं, यूजुअली ईसीजी तो हम कर लेते हैं, यूजुअली एक्सरेज नहीं करते। मैं मेरे पास जब भी मेरा मेरा कोलीग, मेरा मेडिकल ऑफिसर कॉल करता है कि चेस्ट पेन है, यंग पेशेंट है, तो मैं उसको हमेशा ही कहता हूँ यार एक्सरे जरूर कर लें। अगर सीवियर चेस्ट पेन है, पतला दुबला बच्चा है, लंबा है, तो एक्सरे जरूर करें। ये बहुत आपने अच्छी बात की है, बिल्कुल ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल आ रही है, नॉन कंक्लूसिव आ रही है, और ईसीजी में भी आपकी हिस्ट्री में भी कोई ऐसी ज्यादा बातें नहीं है कि जो उसको एंजाइना या कार्डिक काजेस की तरफ चल रही हो, तो एक्सरे चेस्ट जो है ना, ये ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज ईसीजी। बिल्कुल।
अच्छा सर, अच्छा, आपने ये सिर्फ ना सिर्फ हमें उसके वो आपने ये जो हमने लंग्स की काजेस को हम बात कर रहे हैं, ये उसके वास्कुलर काजेस को भी हमें एक्सप्लेन कर देगा बास्का, कि जैसे मे भी हमें उसका जो हमें पहले हमने जो डिस्कस किया है ओटिक डिसेक्शन, ठीक है, मुमकिन है कि मैं उसके एग्जामिनेशन पे या हिस्ट्री पे नहीं पिक कर सका, तो लेकिन एक्सरे से भी मुझे उसका एक अच्छा खासा सस्पिशन जो है मिल सकता है, और मैं उसको फर्दर अपना एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि क्या ये एओर्टिक डिसेक्शन तो नहीं है। अच्छा लंग्स के जो ये तो हो गया ना नमोनियाज या न्यूमोथोरेक्स, एक लंग्स की बड़ी बड़ी बीमारी होती है जो भी वो भी अक्सर लोगों को नहीं पता होती, वो है पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म बिल्कुल ठीक कहा आपने। कि उसमें भी इसी तरह का दर्द होता है, उसको जरा सर एक्सप्लेन करेंगे। उसमें उसमें भी देखिए, हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है जी ना। उसमें भी हिस्ट्री यही होगी कि पेशेंट बास का एक तो अमूमन जो है हिस्ट्री ये मिलेगी, लॉन्ग ट्रैवल की हिस्ट्री उसमें हो सकती है, बेडरिडन हो सकता है पेशेंट को, इसकी कीमोथेरापी पे कैंसर पेशेंट्स में हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में ये एक बड़ा कॉमन है। फिर ये जो आपका कुछ ऐसी पेशेंट्स को ड्रग्स पे होते हैं, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी पे है, स्टीरॉइड्स पे है, तो ऐसे पेशेंट प्रोन होते हैं कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप करने के, इनमें जो बॉडी के अंदर वेन के अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाती हैं। वो क्लॉट जो है ब्लड के साथ हार्ट में आते हैं और राइट हार्ट से वो लंग्स में चला जाते हैं। जब लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे वो स्मॉल वेसल्स के अंदर ब्लॉक करके, तो बिल्कुल जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे लंग्स का, सादा अल्फाज में लंग्स का अटैक हो जाएगा। बड़ी वैसे को भी ब्लॉक कर जी सकते हैं। बड़ी वेसल को भी, ये उस पर साइज पे डिपेंड करता है कि जितना बड़ा क्लॉट होगा उसी के मुताबिक वो उस साइज की वेसल को वो ब्लॉक कर सकता है। अगेन वही है कि बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ये भी बिल्कुल, इसको भी किसी भी तरीके से हम हार्ट अटैक से कम रैंक नहीं कर सकते। अच्छा सर, अब आपने मैदे की बात की, क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज, एसोफेजाइटिस, एसोफेजिकल डिसेक्शन, उसकी भी अलामत मिलती जुलती हैं। अगर मुझे इजाजत दें हम्म, तो माजरत के साथ सर हमारी कौम को एक चीज का बड़ा ही खपत है कि गैस होगी, गैस होगी। जो यूजली मरीज आते हैं ना, उनको ठीक, समझाते हैं कि वो ठीक गैस है। हो रही है, एमआई हो रहा होता है, हार्ट अटैक तो हो रहा है, गैस हो एक तो रही ये यही है कि नो डाउट कि ये जो गैस्ट्रिक काजर ये जो हैं, या सादा अल्फाज में लेमैन की गैस भी एक सीने की वजह है, लेकिन ये सब वजूहात जो हैं, हर चीज को गैस के अंदर ही ना दफन किया जाए। अमूमन इसमें ये होता है जी कि पेशेंट की डिस्क्रिप्शन ये होगी कि उसमें पहले भी कोई इंडाइजेशन वगैरह की हिस्ट्री दे रहा होगा, मील के साथ यूजुअली रिलेटेड होती है कि वो मील लेता है तो उसके वो जो गैस्ट्रिक अगर अल्सर है तो वो भी एग्रीवेट करेगा। अगर उसकी एसोफेजस में इन्फ्लेमेशन सूजन हुई हुई है तो वो जो उसका वो भी फूड लेने से उसका एग्रेवेट है। करेगा वो पेन। ठीक है, अगर कोई दूध पी लेता है, कोई दही इस्तेमाल करता है, या एंटासिड वगैरह ये जो आजकल जनरल पब्लिक यूज कर रही है, उनसे रिलीफ मिल सकता है। यूजली बहुत कॉमन, जलन की तरह। जी जी बिल्कुल जलन की तरह होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जलन ही हो। ये वही मैं ये हमेशा लोग कहता हूँ कि अपना कार्डिक थ्रेशोल्ड हमें सबसे लो रखना है। सबसे लो, वो मेरे टीचर ये अक्सर कहा करते थे कि ओवर ट्रीट कर दो कोई हर्ज नहीं है, अंडर ट्रीट कर गया है तो उसकी फिर गुंजाइश नहीं है। ह्यूमन लाइफ एक दफा मिलेगी, ये बार बार नहीं मिलेगी, इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एक और बड़ी कॉमन चीज है जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो भी सिवियर होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्री नीचे करके होता है, लेकिन कई दफा वो इतना सिवियर होता है कि मरीज समझता है कि शायद हार्ट अटैक तो नहीं हो जी गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इवन बात आती है सीने में, अगर वो उसने डायफ्राम को इन्वॉल्व किया है, डायफ्राम से वो उसकी प्लूरा इन्वॉल्व हो रही है, तो जी सीने में भी ये दर्द आ सकता है, और बात की पेन जो है ऊपर कंधे की तरफ भी रेडिएट करता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो है, लेकिन उसमें यूजुअली फिर ये है कि आपने वो थोड़ा हिस्ट्री लें और एग्जामिनेशन करें, तो उसका वो जो राइट हाइपोकोंड्रियम यानी ये जो इसका आपका पेट राइट का दाएं हिस्सा साइड वाला ऊपर वाला हिस्सा है पेट का, वो टच करें तो उसको वो टेंडर होता है। एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी अगेन। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन है, कॉमन तो खैर नहीं है लेकिन मिस करते हैं, मिस इसलिए करते हैं कि हम मरीज को प्रॉपर एग्जामिन नहीं करते हैं, वो है हार्पिस ज़ोस्टर। जी बिल्कुल ये ठीक कहा, जेल बिल्कुल का ठीक कहा। इन्फेक्शन, जी बताइए। सिर्फ देखते ही वो फर्क वही पता चल जाता है। तो पेशेंट का जो एक्सपोजर है कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करें। नो डाउट के बाद का सोशल ट्रेडिशंस की वजह से
नहीं, फीमेल्स को हम कहते हैं कि पूरा नर्स एग्जामिन कर ले, लेकिन फीमेल वही डॉक्टर वही एग्जामिन मैं कर कहने ले। लगा था कि कोई फीमेल डॉक्टर आपके पास है या नर्स है, या इवन उस फीमेल से आप खुद भी पूछ सकते हैं। इसकी बड़ी टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी कि वो पीछे बैक से शुरू होके सामने सीने की तरफ, आधे सीने की तरफ, एक साइड उसकी पूरी बॉडी की इन्वॉल्व होगी, एक साइड उसकी स्पेयर होगी, रैश बनेंगे। बाज़ वो उसमें वो सादा अल्फाज में फुंसियाँ भी बन सकती हैं, तो वो काफ़ी उसको पेन कर रहा होगा। या उसकी बाज़ ये होता है कि ये मरीज को पता होता है कि उसको हर्पिस हुआ था, वो ट्रीट हो जाता है, हर्पिस ठीक हो जाता है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल पेन बाज़ परसिस्ट कर रहा होता है। अच्छा सर, इससे याद आया, फीमेल का जिक्र हुआ ना, कि देखिए कई दफा ऐसा भी होता है लोगों को ब्रेस्ट लंप होता है, जी बिल्कुल ठीक है, ठीक कहा और आपने। वो ब्रेस्ट लंप भी पिक नहीं पा, मैं तो यूजली करता हूँ कि मेरा फीमेल यंग फीमेल चेस्ट पेन के साथ आए ना, तो अपनी फीमेल मेडिकल ऑफिसर या नर्स को मैं कहता हूँ कि एग्जामिन करें, कोई लंप तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है। ये भी लोग अक्सर चीज भूल जाते हैं। जी बिल्कुल भूल जाते हैं, और इवन पेशेंट से भी आप पूछ सकते हैं कि जी आपको कोई सीने में कोई गिल्टी विल्टी तो नहीं महसूस होती, कोई ऐसी तो नहीं आपके जो बगल है, ये जो आर्म पिट के नीचे कोई आपको गिल्टी तो नहीं महसूस होती। तो अमूमन ये जो मरीज को पता होता है जो कि नहाते हुए ज़ाहिर है कि आप वो बॉडी पे हाथ फेरते हैं सारी बॉडी पे, तो वो फीलिंग हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि पेशेंट को तो नहीं पता कि जी ये बिल्कुल। भी एक पेन की वजह हो सकती है, जी। तो ज़ाहिर है कि वो उसको तो नहीं इलम इस चीज़ का वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो कि वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये ऐसा है। अच्छा, अब मस्कुलोस्केलेटल बड़ी कॉमन है, मेरे पास जो यंग लोग आते हैं ना, वो यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, मैं से पहली बात होता है क्या पूछता हूँ, मुझे कहते हैं लेफ्ट आर्म में दर्द है यार। मैं कहता हूँ आप कितने घंटे कंप्यूटर बैठते हैं या लैपटॉप पे, और फोन कितना इस्तेमाल, फोन तो खैर वो तो सारी जनरल पब्लिक का ही मसला है। बिल्कुल तो ठीक। वो 30% 40% जो है ना निकलते हैं, बेसिकली स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल स्पाइन मोरों का, यहाँ गर्दन के, बिल्कुल ठीक है। या तो मसल का बिल्कुल ठीक स्टाइल है होता है, लेकिन वो भी शदीद दर्द ये होता है। बहुत कॉमन है जी, बहुत कॉमन। कॉमन है। अच्छा फ्रैंकली वैसे इसकी वजह से हमारी ओपीडी जो है उसमें तो पेशेंट की अच्छी खासी तादाद है कि जो ये सर्वाइकल काजेस की वजह से आती है। बिल्कुल। लेकिन फ्रैंकली इमरजेंसी में ऐसे को लोग जो है कम लैंड करते हैं, क्योंकि ये पेन एक इसका एक खास थ्रेशोल्ड होता है, इवन माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकता है, और ये यूजुअली जो है ना तंग करता रहता है। तो अक्सर पेशेंट इसके यूज टू हो चुके होते हैं, और जब उसके उनको टाइम मिलता है वो डॉक्टर से आके कंसल्ट कर लेते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि पेशेंट ने इसके लिए दौड़ लगाई हो। बिल्कुल। यंग फीमेल में इसका बड़ा कॉमन ट्रेंड है। ये जो बच्चे बच्चियां आजकल बैठ के पढ़ते रहते हैं, और स्पेशली अब वो बुक्स का ट्रेंड कम हो गया, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं स्टडीज़ के लिए, तो उससे भी ये है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देख लीजिए कि क्या इससे तो नहीं आ रहा। और मज़े की बात ये है कि इसके तंग तो ये बहुत करता है, लेकिन ट्रीट करना बहुत आसान है, और मरीज ने खुद ही ट्रीट करना होता है। सादा सी नेक एक्सरसाइज करना होती है, बहुत कम दवाई खाना होती है, और थोड़ा सा उसको फिजिकल एक्टिविटी और नेक एक्सरसाइजेज जो है वही रिलीफ दे देती है। अच्छा सर, आखिरी जो हम अपनी लिस्ट में हमेशा आखिर में रखते हैं, लेकिन रखते हैं, वो है साइकोलॉजिकल चेस्ट पेन। ये इस तरह भी बड़े लोग इमरजेंसी में लैंड करते हैं, होते यूजली यंग लोग हैं, और वो उनको सिवियर चेस्ट पेन हो रहा होता है, कॉज आपको नजर नहीं आ रही थी, मिल नहीं रही होती, तो उसके लिए भी लेवल सस्पिशन हमने लोड रखना होता है कि उसको रूल आउट करने का तरीका। हमारे कई इमरजेंसी में तो वो उनको मतलब कुछ ऐसे मनूवर्स करते हैं, जैसे वो अमोनिया से गैस सुखा देते हैं, लोग बेहोशी में आते हैं, दर्दों के साथ आते हैं, जो लोग बेहोश प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खरी गलत तरीका है कि अमोनिया सुंघाना किसी को, या मतलब देखिए मेरे हिसाब से ना, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट है या साइकियाट्रिक हर पेशेंट होता है, उसको ना प्रॉपर असेस करना पड़ा। हमारी इमरजेंसी स्पेशली सरकारी इदारों की तो इतनी ज्यादा ओवर वॉल्यूम अंदर हो चुका है कि असेसमेंट तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसको रूल आउट करना जरूरी है। और आखिर में जो मैं पहले भी बात की थी तमाम डिफरेंशियल की, कि दो चीजें एक साथ ओवरलैप कर सकती हैं। हमें ये पढ़ाया जाता है एनीथिंग जो ऊपर ये आंखों से लेकर नेवल तक, अगर चेस्ट पेन हो, अगर पेन हो, तो ये कार्डिक नेचर का हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक जैसे है। आपने सारा समराइज कर दिया कि जी ये चीजें कॉजेज हो सकती हैं, इनको आपका हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ईसीजी और चेस्ट एक्सरे जो बिल्कुल सिंपल टूल है, एक मतलब हमारे लेबोरेटरी रेडियोलॉजी के, वो करने चाहिए। अच्छा सर, अब हम ये समझते हैं कि इसी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में टर्शी के सेंटर में पेशेंट जो है उसको हमने डायग्नोज कर लिया, ईसीजी में चेंजेस आ गई, या उसको चेस्ट पेन बड़ा टिपिकल लगता है, और फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। वैसे थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि हम हार्ट अटैक को यूजुअली डिफाइन ऐसे करते हैं
कि टिपिकल चेस्ट पेन हो उसको, जो टिपिकल हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, ईसीजी में चेंजेस हो, और तीसरा उसके कार्डियक एंजाइम्स का राइज एंड फॉल एक टिपिकल तरीके से हो, बिल्कुल ठीक है। और इनमें से 2 चीजें पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं माजत, अगर हमने हार्ट अटैक लेबल करना है तो उसमें कार्डिक जो बायोमार्कर्स जो है, एंजाइम्स जो जी। है, ऐसा अल्फाज में उनका राइज और फॉल इज मैंडेटरी। बिल्कुल, राइज एंड फॉल की बात। राइज एंड फॉल जो है इसका मैंडेटरी है। चेस्ट पेन या फिर वो जो उसकी ईसीजी चेंजेस हैं उनमें से कोई साथ इसके एक एक साथ होना बट ये जो एंजाइम्स हैं दीज आर कोई मैंडेटरी। 2 में है। अगर वो नहीं है, बाकी जो हम बात करें दो में से कोई भी एक हो, तो फिर हम उसको एंजाइना के तौर पे लेंगे। लेकिन अगर इसी चेंजेस आ रहे हैं और चेस्ट पेन है, सपोज एसटी एलिवेशन है, एंजाइम आपने अर्ली कर लिए, ये भी बताना आपने जी जरूरी बिल्कुल, है। ये तो बहुत एंजाइम्स जरूरी का है। बताइए। एक तो चले ईसीजी हमने देखी, ईसीजी में हार्ट अटैक आ रहा है, सपोज अभी स्टार्ट विद हार्ट अटैक का, तो वो हमें पता चल गया। लेकिन या इसी में चेंज नहीं है, पेशेंट को चेस्ट पेन बहुत टिपिकल है, तो आप एंजाइम्स कब करते हैं, और यूजुअली कौन से एंजाइम्स आजकल इन प्रैक्टिस में है? पहले तो सादा सी बात, मैं इससे थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ कि पहले तो चीज़ ये आपने देख लेनी है कि क्या ये जो पेन की डिस्क्रिप्शन है आपको दिल की तरफ ले जा रही है या दूसरी तरफ ले जा रही है। दूसरी काजों को हम हमने rule डिस्कस out कर कर चुके लिया। हैं, रूल आउट कर चुके हैं, और हम पहले हार्ट की तरफ अब आ गए हैं। तो अब हार्ट में ईसीजी, कार्डिक बायोमार्कर्स, ये सब का रोल बाद में आएगा। सबसे पहले आपका अपना क्लिनिकल इंप्रेशन बनाना है आपने, उसकी प्रॉपर एक जो है हिस्ट्री जो है वो आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात का ईसीजी ठीक आ रही होगी, शुरू में एंजाइम्स ठीक आ रहे होंगे, लेकिन पेशेंट जो है वो मुमकिन है अभी कार्डिक नहीं जी, वो इवन फ्रैंक हार्ट अटैक उसको हो जाए। हाँ, तो आपका लेवल ऑफ इंडेक्स जो है, सस्पिशन ऑफ इंडेक्स जो है, वो आपने बड़ा हाई रखना है। अगर आपको पेन के फीचर बिल्कुल कार्डिक तरफ लेके जा रहे हैं तो ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी से मिसलीड मत होइए, आप उसके एंजाइम से मिसलीड मत होंगे। अच्छा सर, एंजाइम्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हम उस तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। ईसीजी में बास का तो वही है कि आपने पहली ईसीजी में आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंजेस ऐसी आ गई हैं कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें हार्ट अटैक हो गया है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देंगे। दूसरी जो बात है, अगर उसकी ईसीजी जो है ठीक आ रही है और आपको ये सस्पिशन है कि नहीं ये एंजाइना हो रहा है, तो उसकी सीरियल ईसीजी कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग उसकी सीरियल ईसीजी कीजिए। आप ये ईसीजी खाली देखेगा नहीं जी मोहतरम आपकी तो ईसीजी ठीक आ रही है, आप प्लीज आपको बस ये गैस्ट्रिक मसला जाए जी, ये एंटीसेप्टिक लीजिए, बहुत बड़ा फैक्टर है पेशेंट को लूज ठीक है। करने का। तो ऐसे पेशेंट के अंदर मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत, मॉर्टेलिटी मींस कि उसके फैटल रिजल्ट्स होने के जो चांसेस हैं बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। ईसीजी ठीक आ रही है तो, और उसको टाइम कुछ हो गया है, तो फिर हम मजीद हेल्प ले सकते हैं कुछ टेस्टों के जरिए। जैसे कि आपने अभी बात की है वो कार्डिक एंजाइम्स, आजकल जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो कार्डिक ट्रोपोनिन्स जो हैं, वो आजकल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो चल रही है कि उसमें 2 तरह के हैं, ट्रोपोनिन टी भी हो रहा है, ट्रोपोनिन आई भी हो रहा है, फिर उनकी भी आगे अच्छी हाई सेंसिटिविटी नेक्स्ट जनरेशन जो है हाई सेंसिटिविटी आ गई है, ठीक है। पहले क्वालिटेटिव थे, अब साथ क्वांटिटेटिव भी हो रहे हैं, जिनसे हम उसका वो राइजिंग ट्रेंड और वो जो है वो भी एक सजेस्ट कर रहा होगा कि भाई अभी इसको हार्ट अटैक हो रहा है, मुमकिन है कि वो भी उस लेवल तक ना पहुंचा हो कि हम उसको हार्ट अटैक डिक्लेयर करें, मगर तो उसको जो है अच्छा सर, लोगों को जरा आप उनको ये समझाइए कि हमें ये जो देखिए सीरियल ईसीजी आपने बताया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब पेशेंट की पहली चीज नॉर्मल है, पेन टिपिकल है, आप सीरियल ईसीजी आधे घंटे बाद आप रिपीट जी, करें, बिल्कुल। ऑब्जर्व करें, पेशेंट को जाने मत दें, जाने मत दें। स्पेशली जिसके अंदर कोमॉर्बिड है, जो हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, उस एज ब्रैकेट में है, स्मोकर है, फैमिली हिस्ट्री है, तो यूजुअली यही चीजें नहीं पूछी जाती। वो मरीज आता है, वो कहते हैं ईसीजी नॉर्मल है जी, घर जाओ। जी, ये बिल्कुल, बड़ी ये बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसा है, ऐसा है, होता है। ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। सेकेंडली सर मुझे ये बताइए कि हम एंजाइम्स को कब चेक करना शुरू करते हैं, कितने आवर्स बाद? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो अर्ली कर देते हैं कई दफा, और वो नेगेटिव आता है तो देखिए जी, सॉरी। अब इसमें 2 बातें आ गई हैं, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बात आ जाएगी, और एक हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनकी वजह से जो सर स्टैंडर्ड जो ट्रेसी पहले पटेशी बताना है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि आप उसका अराइवल पे कीजिए और फिर 1 आवर पे
अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो फिर 1 आवर पे भी आप रिपीट करेंगे, 2 आवर पे करेंगे, 3 आवर पे करेंगे। ये 0 1 2 भी चल सकता है, बाज़ का हम 0 2 4 पे भी चल सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हम उसका डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमने हमें इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले तो अपना इंडेक्स हाई रखना है, थ्रेशोल्ड लो रखना है कार्डियक इंडेक्स के, कार्डियक उसके लिए आपने पेशेंट देख लिया, उसको टिपिकल चेस्ट पेन है, ईसीजी में चेंजेस हैं या नहीं है, आपने एंजाइम्स करे, एंजाइम जैसे बताया ट्रोपोनिन्स हैं, और अब हाई सेंसिटिविटी भी आ गए, हमें स्टैंडर्ड एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब सपोज पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, अब तो आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे एंजियोग्राफी भी होती है, एंजियोप्लास्टी भी होती है, बाईपास सर्जरी भी होती है, तो फिर आप वो ये बताना जरूरी है कि कितनी जल्दी एक उसको डायग्नोस करना चाहिए और कितनी जल्दी एंजियोग्राफी लैब में भेजना चाहिए ताकि वो उसका कम से कम दिल को नुकसान हो। जैसे हमने पहले बात की कि उसकी एक हमें जो ब्रीफ हिस्ट्री, ईसीजी, ब्रीफ एग्जामिनेशन तो विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसी में सब चीज़ें आ गई हैं तो इमीडिएटली आप उसको मूव कर देंगे आगे कैथ लैब की तरफ। इसको डोर टू नीडल टाइम डोर टू नीडल टाइम अगर हम बात करें तो वो होता है कि डोर मीन्स कि द मोमेंट पेशेंट एंटर्स इन द ईआर, और बैलून मीन्स कि जब हम उसका प्रोसीजर कर रहे होते हैं कि इस लेवल तक हमारा प्रोसीजर चले जाए कि हम उसको बैलून करके उसकी आर्टरी को खोल दें। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है इसको 90 मिनट तक वो अलाउ करती है कि जी बैलून टू नीडल टाइम जो है आइडियली विद इन 90 जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा जी। वो चलिए खैर उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, वो एक अलग क्योंकि टॉपिक वो कहते हैं जी कि टाइम इज मसल एंड मसल इज द टाइम। जितनी आप जल्दी करेंगे उतना आप उसके दिल का मसल बचा लेंगे। हार्ट अटैक सादा अल्फाज में कुछ नहीं है, सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये है कि दिल के कुछ हिस्से का, कुछ उसके जो मसल है उसका मुर्दा हो जाना। अच्छा, एक चीज हमारी इसमें बीच में हमने छोड़ दी है, वो ये है, एक तो हमने कैथ लैब रवाना किया मरीज को ना, लेकिन साथ में एक हम फर्स्ट एड देते हैं जिसको हम एसीएस प्रोटोकॉल बोलते हैं। जी एग्जैक्टली exactly, जी वो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उसका जो है कि जो ही हमें ये डायग्नोस कर देते हैं कि उसको हार्ट अटैक है तो हम उसको फर्स्ट एड तो उसको जो है ना कुछ ऐसी गोलियां उसी वक्त खिला देंगे। सादा सा बात करें तो एस्प्रिन जो है एक मैजिक ड्रग है इस कंडीशन में, और वो मैं उसी वक्त हम उसको कहते हैं कि च्यू कर ले। च्यू करने का एडवांटेज ये होगा कि उसका मुंह के अंदर से ही उसकी जो है अब्जॉर्प्शन वो ब्लड में जाना शुरू हो जाएगी, गोली जो है अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। अगर हम खिला देंगे तो फिर वो गट में जाएगी, गट से वो उसको अब्जॉर्ब होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वो च्यू करके खा लेगा तो उसी वक्त उसका एक्शन शुरू हो जाएगा। कुछ और साथ हम गोलियां दे देते हैं जो उसको खून को पतला करती हैं उसी तरह जी हम उसको पेन किलर देंगे ताकि उसको पेन रिलीफ हो, ताकि उसकी एंजाइटी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। उसकी सैचुरेशन अगर कम हो रही है तो हम उसको ऑक्सीजन दे देंगे। पास का कम राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो हार्ट अटैक है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसके फेफड़ों में पानी चला गया जाना शुरू हो जाता है, जिसको सादा अल्फाज में हार्ट फेलर कहते हैं। तो हम साथ ही उसका हार्ट फेलर का भी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और ये साथ ये भी चीज़ें हो रही थी और साथ ही हम अपनी टीम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि भाई ये जो पेशेंट है हार्ट अटैक वाला आ गया है तो गेट रेडी, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं कैथ लैब में। हम एक टीका भी लगाते हैं कभी कभार, वो जी खून पतला करने वाला जी अगर टाइम थोड़ा टाइम है तो वो जैसे वो टीके हैं जो कि जिनको हेपरिन कहते हैं या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कहते हैं। जी बिल्कुल जी, ऐसे के जो खून को पतला करते हैं। और एक अब स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी हमारे मुल्क में अभी भी है ऐसा। हमारे वसाइल की वजह से, कुछ पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी की वजह से, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि हर जगह पे ये और हर वक्त प्राइमरी जो है उसकी हम एंजियोप्लास्टी करके उसकी रग को नहीं खोल सकते, उस हार्ट अटैक को नहीं ट्रीट। तो उसके भी बात करते हैं कि ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो क्लॉट को जाके सीधा डिसॉल्व कर रहे होते हैं। सर वो अच्छा, ये हमने स्टैंडर्ड बात कर ली ना, टर्शी के सेंटर में मरीज आया, उसको स्टैंडर्ड लोगों ने देखा, स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा, कैथ लैब शिफ्ट हो गया, उसके एंजियोप्लास्टी हो गई, दिस इज मतलब एक आइडियल है ना। जी अब हम बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहाँ पर कैथ लैब नहीं है, एक मिडिल एवरेज हॉस्पिटल है, उसमें चीजें अवेलेबल हैं लेकिन कैथ लैब नहीं है, तो अब वो टीका बताइए। तो ये तो सब जो हमने चीजें स्वाय एंजियोग्राफी के जो हमने जो सारी बातें की हैं ये सारी प्रैक्टिस वहां पे भी होगी। उसके पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी, उसका एग्जामिनेशन होगा, ईसीजी होगी, उसके कार्डियक एंजाइम की जरूरत है वो किए जाएंगे, और उसके जब डायग्नोसिस बन जाता है तो ये सारी फर्स्ट एड जो हमने बात की एंजियोग्राफी वाली वो उसको भी चलेगी। लेकिन साथ ही ऐसे जो कुछ इंजेक्शन आते हैं कि जो हम उसको करते हैं जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं, लेकिन ये याद रहे कि इनका रिजल्ट
इनकी जो आगे सादा अल्फाज में कि जो सलाहियत है उस नाली को खोलने की उतनी नहीं है जितनी कि एंजियोप्लास्टी की। इसमें सर दो बातें हैं लोगों को जो है ना क्लियर करना बड़ा जरूरी है। एक तो मुझे ये बताइए कि कितनी देर तक वो टीका दिया जा सकता है हार्ट अटैक के बाद? अगेन फिर वही है कि जितनी जल्दी दे दें उतना अच्छा है। कितनी देर तक नहीं देना चाहिए, कितनी देर के बाद? जी फर्स्ट 3 आवर तो बड़े हम इसको गोल्डन आवर्स कह देते हैं कि जी उसमें करें तो बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलता है। 12 घंटे तक भी बेहतरीन है, लेकिन अगर उसको ऑन गोइंग पेन है तो इवन इस विंडो को हम 24 आवर तक भी ले जा सकते हैं। आफ्टर 24 आवर यूजली इसका फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होगा। दूसरा क्लियर करने वाली बात यह है कि से ये हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल से 6 घंटे की मुसाफत पे है और आप बुक्स में तो ये करते हैं कि हम वो टीका लगा दें जी, और उसको फिर वहां से फिर भेज दें फिर अगर वहां पेशेंट स्टेबल है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो उसको आगे मूव कर दीजिए कि वो एक अपने टर्शियरी केयर में जाके अपना फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करें। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं एक ऐसी जगह पे जो टाउन है, छोटा कस्बा है, गांव देहात है, उधर जो है ना उसमें हम पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि चले डायग्नोज, पहले तो डायग्नोज करना इम्पोर्टेंट है ना कि आपने रूल आउट कर लिया। तो वहां पर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो हम समझते हैं कि लोग ईसीजी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ईसीजी जहां नहीं पढ़ी जाती, मेरा एक अपना एक सजेशन ये है कि जो हम किट से जब हम ट्रॉपोनिन्स करते हैं ना, ये गांव देहातों में अवेलेबल होनी चाहिए और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर आप ईसीजी नहीं पढ़ सकते ना तो आप उस पेशेंट को ऑब्जर्व करें, उसको एडमिट करें, अपने पास रखें और सीरियल ट्रॉपोनिन्स कर लें, क्योंकि किट से तो करना हर आदमी कर सकता है, इवन घर के अंदर भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है कि ये भी आप बहुत आपने मतलब कि एक इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन बता रही हैं। ये कल से मैं सोच रहा हूँ ये बड़ा और solution है। दूसरी जो मैं बात ये करूंगा कि मेरे ख्याल है कि अब ये दौर आ गया है कि हमारे पास माशाल्लाह मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत हो गए हैं, बहुत हो गए हैं। हमें अब जरूरत क्या है कि उनमें अवेयरनेस की। ये ईसीजी को रीड करना बिट टेक्निकल है, हर बंदे हर डॉक्टर का जो है के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्फाबेटिक्स जो हैं वो हर डॉक्टर को हमें अब बता देने चाहिए कि वो इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट पे आती है, हमारी कार्डियो सोसाइटी पे आती है कि हम बजाय इसके कि टर्शियरी केयर में अपनी वॉक शॉक माजरत के साथ, मुमकिन है मेरे कुछ कलीग मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई मस्ट से कि हमारे जो कुछ ये जो हम हार्ट डे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, बाकी डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, वॉक कर ली, वहीं पे बैठ के हमने कोई सेमिनार कर लिया, हम जनरल पब्लिक को अप्रोच करें। यही बात, हम जनरल पब्लिक को अप्रोच करें, उनको अवेयरनेस दें, बजाय कि मैं अपने हॉस्पिटल में टर्शियरी केयर में जो मरीज आ गया उसी को, भाई उसको तो अवेयरनेस थी, वो तो सेंसिटाइज था कि हॉस्पिटल आ गया है। मुझे तो उनको एड्रेस करना चाहिए जिनमें ये सेंसिटाइजेशन हो ही नहीं रही, ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे जाना है भाई अपना ब्लड प्रेशर मैं अपने उस पर चेक कराऊं, ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा चल रहा है, मेरी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, ठीक है। मैं ये समझता हूँ इन डेज पे कि हम सर स्कूलों में जाएं, हाँ, यूनिवर्सिटीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, इवन मौलाना साहब से इजाजत लेके जुमे वाले दिन 5 मिनट लेके जनरल पब्लिक को मैं एड्रेस करूं, जबरदस्त, जहाँ पे आपका ऑडियंस बड़ा है, जहां पे मैं जनरल पब्लिक को एक अप्रोच करूं कि भाई दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि जो दुनिया में अब ये बीमारी कम हो रही है, यहाँ भी ज्यादा हो रही है। शायद आपको याद होगा हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि भाई हार्ट अटैक होना, बाईपास होना तो भाई एक स्टेटस की निशानी है, ये तो अमानत की निशानी है, गरीब बंदे की तो बीमारी नहीं है। लेकिन आप भी माशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप भी प्रैक्टिस में हैं, आप देख रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि मजदूर आ रहा है, यंग बच्चा आ रहा है, ठीक है। क्या वजह है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खत्म हो गई। क्या वजह है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना हमने बहुत कर दिया। जिसके पास गाड़ी नहीं है मोटरसाइकिल है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एक जगह से भी दूसरी जगह जाना हो तो वो पैदल चलना जो है वो संभव नहीं है। ग्राउंड के हालात देख लीजिए, ग्राउंड्स यहाँ तो खत्म ही हो गए, कब्जा ग्रुप ने फ्रेंचाइज, ठीक है जी, पैसे देके जहाँ पैसे देके वहां पे खेलना पड़ेगा और बच्चों में शौक भी खत्म हो गया।
सर इसीलिए तो पॉडकास्ट शुरू किया है। ये देखिए, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हम जो सेमिनार्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमारा ऑडियंस जूनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, हमारे कबीले के लोग होते हैं सारे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिनको हमने बात पहुंचानी है वो हम उनका कैसे तो पहुंचा पहुंचाएंगे? नहीं रहे। वो पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो ठीक ये है ना? पॉडकास्ट का जो तो मकसद था यही है। हाँ जी, तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो एवरी जो कंसर्न सोसाइटीज हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, मतलब तो बेशुमार सोसाइटीज बन चुकी हैं, वो सोसाइटीज की ये ड्यूटी है कि वो जो रीजनल चैप्टर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या वो जो भी उनके लोकल कैबिनेट है, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो फोर्टनाइटली ना सही तो मंथली बेसिस पे पेरिफेरी में जाएं। ये इसमें हम फार्मास्यूटिकल से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ मत देखें। वैसे भी मेरा ख्याल है कि सारा काम हमने ही करना है। सरकार जब काफी काम कर रही कर है, लिया, जो कर रही है वो करने दे, कुछ हमने भी करने हैं जी। और हमें अपना उसमें कंट्रीब्यूशन शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, और कुछ नहीं तो हम ये, मैं तो सादा सी बात करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं अपने पिम्स में जो चीज़ें बांटूंगा अवेयरनेस की, मैं क्यों ना हम दो डॉक्टर जाएं, राजा बाजार में खड़े हो जाएं और उनको वो जो हैंड बिल्स बांटना शुरू कर दें। देखिए जूनियर डॉक्टर ठीक है, मैं जाऊं फैजाबाद में, आपको जाए नहीं, आप न जाए। आप सर देखिए, हम ना एक और बात, आई मीन के आप सिस्टम डेवलप आवर करें। कम्युनिटी, हमारी डॉक्टर्स community- कम्युनिटी, हमारी कार्डियोलॉजिस्ट कम्युनिटी जाए और इन चीजों को एड्रेस करें। ये मस्जिद वाली बात भी बहुत जबरदस्त है कि 5 मिनट का आप उनको बताएं कि भाई ये चीजों को कैसे बचा सकते हैं। मेंबर जो है उसके लिए सोशल, देखिए मस्जिद तो एक हमारी कम्युनिटी बेस्ड ये तो एक जो है ना वो जिसको कहते हैं पिवट हाँ ऑफ आवर सोसाइटी है। हमने उसको सिर्फ एक ही चीज के लिए बना दिया है, लेकिन पूरी सोसाइटी, देखिए मस्जिदें तो में अगर हम ये सोशल प्रोग्राम्स कर सकते हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, बल्कि फायदा है कम्युनिटी जी को, फायदा बिल्कुल। है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। ये हमने बेसिकली हमने सिम्टम रिलेटेड बात की, हमने हर लेवल की बात की कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए टर्शियरी केयर सेंटर में, एक छोटे अस्पताल में, एक छोटे कस्बे में। हमारा मकसद भी लोगों को यही अवेयरनेस डेवलप करना है कि चेस्ट पेन किस किस तरह का हो सकता है, क्या जरूरी है चेस्ट पेन कार्डिक नेचर का है, दूसरी अलामत भी हो सकती हैं, और तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, मरीज के प्रॉपर पूछना उसकी चीजों के बारे में, उसके कोमॉर्बिड जो है, उसके शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह के बारे में पूछना, और दूसरी चीजें जो दिल की बीमारियां करती हैं। दूसरा उसके प्रॉपर एग्जामिनेशन जो हर डॉक्टर को, हर जूनियर डॉक्टर को, हर लेवल के डॉक्टर को उसको प्रॉपर करना चाहिए, आना चाहिए। और ये जल्द अज जल्द, जैसे हमारे शॉर्ट केसेस में होता है, कितने टाइम होता है शॉर्ट केस का? 5 मिनट के अंदर 5 मिनट में आपने सब कुछ देख लेना है। देख लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग करके इस लेवल तक चले गए होते हैं कि वो आप इवन 5 मिनट से भी पहले अक्सर हम इसको और पर्टिनेंट टेस्ट करना, Exactly. फजूल के टेस्ट, हम अगर टेस्ट, कई दफा लोग अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं, मैं देखा कि चेस्ट पेन के साथ, और वो टिपिकल कार्डियक होता है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम इज मनी, जैसे आपने बताया, स्पेशली हार्ट अटैक के केस में। अच्छा सर, अब चले, बहुत शुक्रिया आपका आने का। अब हमें ना थोड़ा सा अपने बारे में हम बताइए। इसको, अगर मुझे भी हाँ, बता आप दें कि अपना- मैं इसको भी समराइज जी, summarize कीजिए, please. जहाँ तक पेशेंट की बात है तो ये है कि चेस्ट पेन को सीरियसली, स्पेशली अगर वो कुछ मिनट से ज्यादा लंबा उसकी ड्यूरेशन हो जाए, चंद सेकंड के लिए हो जाए, खैर है, 1-2 मिनट के लिए ये खैर है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स रहे। हाँ, पेन बहुत शिद्दत में है और वो नहीं सेटल हो रही, कई मिनट रहती है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है, तो उसको फिर कंप्रोमाइज मत करे ही, वो फौरी तौर पे जो भी करीब तीन एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी है वहां पे जरूर पहुंचे। जहां तक डॉक्टर्स की बात है, जो उसका रिसीविंग है, उसका जो फिजिशियन है, उसके लिए मैसेज मैं यही दूंगा कि कभी भी चेस्ट पेन को लाइट मत ले। 1-2 टेस्टों के ऊपर मत ये फैसला कर दे कि भाई ये तो नॉन कार्डिक है। जो आप साइकोलॉजिकल पेन्स की बात, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, काजेस की बात कर रहे, यस वेरी ट्रू, बिल्कुल है, लेकिन फिर वही है कि ये जो साइकोलॉजिकल काजेस जो है उसको बॉटम पे रखे, पहले हमारे जो ऑर्गेनिक जो प्रॉपर काजेस हैं पहले उनको एक्सक्लूड करे, उसके बाद इस पे आए। ठीक है, तो और मैनेजमेंट में डिसिप्लिन पे आपने, अगर एलर्जी ना हो और भी खुदा खासा ब्लीडिंग ना हो, जी जी तो बिल्कुल, सब दुनिया में 50% केसेस जो है डिसिप्लिन जी इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, मैं पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा और डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर से मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा, टेस्टों पे कंप्रोमाइज भी ना करें और अनड्यू टेस्ट भी ना कराएं, बिला वजह टेस्ट उसके ऑर्डर ना करते जाए। हाँ, वो एक अपनी दयानतदारी से, एक अपने बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन से जिस टेस्ट की भी जरूरत हो तो उस पर फिर कंजूसी मत करें।
और पेशेंट से भी मैं ये कहूँगा कि कभी भी इस चीज़ से नाए मत हो कि ये पेशेंट में, जैसे कि हम देखिए जी, ये जो भी हम प्रोपोनिन की बार बार बात कर रहे थे, लेकिन 1000-1200 रुपये का ना करके आजकल उसका किट जा रहा है। हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बात मजबूरी होती है, हमें 2 दफ़ा भी करना पड़ता है, 3 दफ़ा भी करना पड़ता है। तो थोड़ा सा पेशेंट को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब पहले तो मैंने ईसीजी कराई थी, नॉर्मल आई है, अब घंटे बाद फिर मेरी करा रहे हो। ये पेशेंट एजुकेशन है ना, जी, अवेयरनेस है तो बेसिकली। यही हम पेशेंट को एजुकेट करते इस फोरम को हम यूज करते हुए करेंगे कि पहले फिर वही कहूंगा कि पहली जो इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर पे आती है कि वो जो भी प्रोसीड करे एक बिल्कुल खौफ खुदा के साथ और एक ऑनेस्टली करे, और पेशेंट को भी अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो ये कर रहा है ये मेरे फायदे के लिए कर रहा है, ये अपने या किसी दूसरे के मुनाफे के लिए नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, चलें, ये तो बातें हो गई, ये तो बातें चलती रहेंगी, आप इंशाल्लाह फिर हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू जी। मुझे ये बताइए कि आपके दूसरे मशागिल क्या है, आप पढ़ाई के, लिखाई के और दूसरी जो आप मरीज देखते हैं, अस्पताल संभालते हैं, उसके अलावा बताएं। मतलब साहब आप हम उम्र कैसे हिस्से में आ गए हैं, अब वो क्या नहीं कह रही, आपने इस बारे में सुना, आप बड़े हाइकर हैं, बड़ी मतलब बड़ी। हाँ जी, जब मौका मिले तो बस वो एक शौक है, मतलब घूमने फिरने का, वो जब मौका मिले तो स्पेशली कोशिश ये कर मेरी ये होती है कि ये जो पाकिस्तान की जो बहुत अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है जिसकी हम पूरी तरह कदर नहीं कर रहे, तो जब अल्लाह मौका देता है, टाइम थोड़ा सा मिल जाए तो इधर उधर निकल जाते हैं जी, किसी को माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे पॉजिटिव बेसिकली हेल्दी लाइफ। अच्छा, वैसे एक आपको मजे की बात बताऊं कि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो अमूमन हमारे जहन में आता है कि यार पहाड़ों पे जाना, लेकिन लेट मी टेल यू, अल्लाह ने मौका दिया कि डेजर्ट का एक अपना अवसर है। डेजर्ट की अगर आप जाके उसको टूर करते हैं, वो भी किसी तरीके से भी नारायण का गान या ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है ना जी, कौन से डेजर्ट में गए सर? बीच का जी, मैं अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं इधर चुलस्तान के जो था इसमें तो मेरे मल्टीपल विजिट्स हुए, अच्छा माशाल्लाह। फिर इवन ये जो सिंध के साथ वो जो थरपारकर है उधर भी मेरा चक्कर लगा। तो स्पेशली ये जो डेजर्ट की रात होती है और डेजर्ट की शाम है ना, नो मैच। देखिए कितनी मजे की No बात है, ठीक है जी। सब पहाड़ी अच्छा, समझते हैं हर चीज। फिर चलो बीच, तो वो भी है, बीच का एक अपना हुस्न है, झील का एक अपना हुस्न है। इवन ये अब खेतों पे आप जाएं तो वो कुछ ना हो कि ये पंजाब के आप ये ऐसे किसी दिन गांव में जाके कोई एक दिन स्पेशली सर्दियों में एक दिन गुजारें, तो वो भी एक अपना एक उसका एक हुस्न होता है जी। आपको तो टूरिज्म का वो होना चाहिए। ये देखिए ना, लोग पहाड़ पहाड़ करते रहते हैं जी, उधर जाना उधर जाना, नॉर्दर्न ये जाना, I tell you, ये हर जगह आप अगर फर्स्ट टाइम तो हम चोलस्तान में गए जी के ऐसे टूर के लिए, तो बड़ा एंजॉय किया, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, हम गए थे जी ये भावलपुर से हमने अप्रोच किया किला ड्रावर, और किला ड्रावर से फिर अंदर आगे डेजर्ट में हम काफ़ी चले गए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, मज़े की बात यह कि उसमें 2 हिरन को हमने चेज किया, गन्स हमारे पास थी लेकिन वो डिड नॉट फायर, बिल्कुल एक यानी कि 90 मोर देन 90% चांसेस हम फायर करते तो वो शिकार हो जाते, हमने कहा नो, ये जुल्म है, चलिए ये माशाल्लाह। जुल्म है, ठीक है। अच्छा, वो मुझे फिर हमने ड्रावर में बेस कैंप बनाया, तो ड्रावर में हमारे एक मेज़बान थे, अल्लाह तो उनसे मिले काफ़ी अरसा हो गया, काजी साहब, अगर वो हयात हो तो अल्लाह उनको मजीद ज़िंदगी दे, ज़बरदस्त मेज़बान थे, उनसे गपशप हुई तो मैंने देखा वहाँ पे बीमारियाँ बहुत हैं, बेचारों के पास कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने चुलस्तान के अंदर बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप्स अरेंज किए, माशाल्लाह सर, देखिए ये तो वो हमारा टूर भी होता था और साथ सर्विस भी हो जाती थी। भागलपुर मेडिकल कॉलेज के जो है ना बड़े टूर्स होते थे वहाँ डेजर्ट के अंदर, जो करीबी इलाके हैं जी, वो लोग जाते थे, मुझे याद है, मैं भी भागलपुर रहा हूँ, और बड़ा ठीक है, हमारी तो खैर स्पेशलिटी यही एक है अपने flavor लोगों की था। खिदमत करना, लेकिन ये के साथ में अगर आप घूम भी लेते हैं अच्छी बात है। अच्छा सर, आखिरी बात, हम ना फ़लस्तीन के बारे में ज़रूर बात करते हैं, तो आपका फ़लस्तीनियों के लिए कोई मैसेज है वो दीजिए, पाकिस्तानियों को फ़लस्तीन से रिलेटेड कोई मैसेज है वो दीजिए, और दुनिया को मैसेज जो आपने बताना है वो दीजिए। दुनिया के लिए जी बड़ा वाज़ेह से पैगाम यही है कि हमें माजत के साथ इस वक्त जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही। एक जगह पे कुछ हो रहा हो तो हम उसको और नाम दे रहे होते हैं, उसी एक्टिविटी को किसी दूसरी जगह पे हो रही हो तो दूसरा नाम दे रहे होते हैं, एक को हम पसंद कर रहे होते हैं, दूसरी एक्टिविटी को हम नापसंद कर रहे होते हैं। तो माजत के साथ हमें
ये निकलना होगा। स्टैंडर्ड सेट हमें, करना। अगर हम अपने आप को इंसान कहते हैं तो हमें इंसानियत वाला अपना जो है रवैया भी अपनाना होगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें दुनिया को ख़त्म करना होंगे। जहाँ तक ये फ़लस्तीनियों का तल्लक है, बहुत उन पे जुल्म हो गया जी, बहुत जुल्म हो गया। खुदारा अब इंसान जो दुनिया पे ये फ़र्ज़ है कि अब वो इस चीज़ को छोड़े। एक अगर कुत्ते के हकूक हैं तो इंसान के कोई हकूक नहीं है। हम उसको मज़हब की वजह से, उसके नस्ल की वजह से, उसकी जोग्राफी की वजह से हम उसको एक जानवर जैसा भी हक ना दें। आई एम सॉरी, ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं है। ठीक है। जहाँ तक मुस्लिम वर्ड की बात है, अल्लाह ने बिल्कुल कहा कि तमाम मुसलमान आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और तफरके में ना पड़े। तो ये बड़ी ज़रूरत है कि हम एक यूनिटी पे आएँ। एक जो हमारे जो माजी था, उसी माजी की तरफ में लौटना होगा। हम मुसलमान, इस्लाम नाम ही सलामती का है। इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है। जो ये समझता है कि मैं इस्लाम में दाखिल होकर दहशतगर्दी करूँगा, माज़रत के साथ, ही इज़ नॉट मुस्लिम। सर मेरा वैसे बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि जुल्म होता है ना सर, जुल्म किसी पे होना, जो जानवर तो नहीं है इंसान, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जुल्म जुल्म है जुल्म है। और कब्जा कब्जा है। ये दोनों चीजें कब्जा गलत है। है। बिल्कुल किसी के गलत। लैंड पे कब्जा करना और कोई जुल्म करना, अल्लाह मियाँ ने जुल्म जो है ना वो सख्ती से मना किया है। तो बस अल्लाह मियाँ हमारी तो दुआ है कि फ़लस्तीनियों को, भाई बहनों को, बच्चों को आसानी करें, उनकी ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो और उनको उनके हुकूक मिल सके। फ़लस्तीन प्रॉपर उसको अपना हिस्सा मिले, जो उसका जोग्राफी है उसके हिसाब से, और अल्लाह के दुनिया की बात समझ जाए। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपके आने का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे। इंशाल्लाह। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई हमारी। तो खैर मुलाकात है क्योंकि हम बिजी लोग हैं सारे, आप लोग बात ये ज़ाहिर है, आप स्टेज पे आ मुलाकात- चुके हैं कि कुछ वो मसरूफियत भी बढ़ चुकी हैं, कुछ वो पहले जैसे हम एक्टिव भी नहीं रहे कि हर वक्त वो भागे दौड़े जहाँ मर्जी, बस वो भागने का बहाना चाहिए होता था। बहुत शुक्रिया सर, बहुत Thank you, शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।